नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्णन। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति, सीजेआई ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से दूरी बनाने पर जदयू की सफाई, बोले उपेंद्र कुशवाहा, सीएम के पास और भी बहुत सारा काम। दो बसों के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 8 यात्रियों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित द्रौपदी मुर्मू 21 तोपों की सलामी के बीच में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने उन्हें शपथ दिलाई। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद, सेना के सभी बड़े अफसर भी शामिल हुए। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस समारोह में शामिल नहीं हुए। इस पर बिहार की सियासत तेज हो गई है। इस पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हर कार्यक्रम में जाना जरूरी नहीं है, सीएम किसी कार्य में व्यस्त हैं। हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति शामिल हो, इसकी कोई जरूरत होती नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव तो हो गया है, शपथ ग्रहण तो एक औपचारिकता मात्र है। तो उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे हैं या कोई नहीं जा रहा है, तो इस पर बहुत गौर करने का विषय यह नहीं है। नॉर्मल है, मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा काम रहता है, इसलिए नहीं जा रहे होंगे। सर, बिहार में पिछले एक हफ्ता से जिस तरीके से घटना रही, लग रहा है कि बिहार आतंक का एक नया गढ़ बन गया है। आपके संजय जायसवाल वो कहते हैं कि भाई हर जिला में टेरर मॉड्यूल काम कर रहा है और स्लीपर सेलेक्टिव है। देखिए, संजय जायसवाल जी जो कुछ भी बोलते हैं, उनको अगर और कुछ जानकारी है तो जानकारी शेयर करें। जो संबंधित अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट है या मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ शेयर करें। और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, तो इसका तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा चीज़ की जानकारी है जिसको वो छुपा रहे हैं। तो छुपाने का आरोप तो उन्हीं के ऊपर लग जाएगा। प्रशासन को जितनी जानकारी है उतनी कार्रवाई हो रही है और उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। अमन चैन कैसे कायम रहे, इसके लिए सरकार हर तरह से काम कर रही है। लेकिन कुछ जानकारी उनके पास है तो छुपाए नहीं, बताएं जाकर के, मुख्यमंत्री जी से बताएं। लेकिन सर, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये अलार्मिंग है, बिहार के लिए खतरनाक है? नहीं, कुछ भी अलार्मिंग जैसा नहीं है, कुछ भी अलार्मिंग नहीं है। प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और इस तरह का तो बिहार में क्या, बिहार से बाहर भी इस तरह की घटना की कभी कभी जानकारी मिलती है, तो उसके आधार पर प्रशासन काम करता है, इसमें कहीं कुछ नहीं। सर, बिहार में बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं और बिहार में बीजेपी के नेताओं का। द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस एनवी रमन ने शपथ दिलाई। वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के सेंट्रल हॉल पहुंची और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले वो राष्ट्रपति भवन पहुंची। यहाँ उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी से मुलाकात भी किए हैं। दोनों ने मुर्मू को बधाई दी। राष्ट्रपति भवन के लिए निकलने से पहले राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मैं जनजातीय समाज से हूँ। वार्ड काउंसलर से लेकर के भारत के राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। यह लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। नालंदा किसका, यह सवाल आरसीपी सिंह के बयान के बाद उठने लगे हैं। नीतीश कुमार नालंदा के लाल बताए जाते हैं। आरसीपी सिंह ने उन्हें नालंदा के होने पर सवाल उठा दिया। आरसीपी सिंह ने कहा कि हम नालंदा के हैं, नीतीश तो पटना के हैं। भले ही यह नारा जहानाबाद में लग रहा हो, लेकिन निशाना नालंदा है। नीतीश और आरसीपी सिंह दोनों एक ही जाति के हैं। नालंदा उनके ही जाति विशेष का गढ़ माना जाता है। 7 विधानसभा सीट वाले नालंदा पर अब आरसीपी सिंह अपना दावा कर रहे हैं, जबकि कल तक नीतीश कुमार की पहचान नालंदा के लाल के तौर पर थी। तो सर, आपका गांव और नीतीश कुमार का गांव एक ही जिले में है, तो क्या नीतीश जी के अब जनाधार को? देखिए, हमारा गांव जहां है, मैं वहीं पैदा लिया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो गांव है, लेकिन वो पैदा लिए हम बच्चाते हैं, इसलिए हमारे उनमें फर्क है। मतलब अधिकार आपका ज्यादा है? अधिकार की बात नहीं है जी। मैंने कहा ना कि मेरा तो घर ही है, मैंने पैदा लिया, ये मैं बता रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का पैतृक गांव है कल्याण बाजार, लेकिन उनका पैदा हुए हैं बख्तियारपुर में। सर, मीडिया में ऐसी भी बातें आ रही है कि आरसीपी जी को हाशिए पे रखा जा रहा है या उन पे कोई एक्शन लिया जाएगा। तो सुनिए, मैं जी क्या हाशिए पर रहूंगा? मैं उत्तर बिहार का देवघर कहा जाने वाला बाबा गरीबनाथ की नगरी में आस्था, उमंग, भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। दूसरी सोमवारी में देर रात से ही कांवड़ियों की रेला लगा और बाबा पर जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। गेरुआ पहने
जत्था पलेजा घाट से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचा था। रात्रि के 12 बजते ही जलाभिषेक शुरू हो गया। भक्तों का जोश देखते बन रहा था। इस दौरान मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की पूरी व्यवस्था भी देखने को मिली। मंदिर के मुख्य पुजारी विनय पाठक ने बताया कि दूसरी सोमवारी को लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। जिला प्रशासन की मुस्तैद काफ़ी सफल है। 19 में जितनी भीड़ थी लगभग उतनी भीड़ इस बार भी थी। एक अंदाज़ा किया गया था भीड़ बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी नहीं। अब कोरोना काल से या कुछ और कारण से भीड़ बढ़ी नहीं, लेकिन भीड़ यथावत रही और लगभग स्थानीय श्रद्धालु और डाक कंवरिया और लोकल कंवरिया जितने भी हैं सब मिला के 1 से 1.5 लाख के करीब लोग श्रद्धालु लोग जलाभिषेक किए हैं और सभी का जलाभिषेक हुआ है। और सेवा दल, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी ने मिलकर कांवरियों की सेवा की है, स्थानीय भक्तों की सेवा की है। किसी को मेरे हिसाब से कोई शिकायत नहीं है। सबका जल बाबा पर अर्घा के माध्यम से चल रहा है। दूसरी सोमवारी को क्या कुछ मान्यता है? देखिए, मान्यता कुछ नहीं है हमारे मंदिर में। देखिए, मैं इसके पहले बता चुका, सावन का प्रत्येक दिन अपने आप में पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं होता है। नहीं कि सिर्फ सोमवार को ही महादेव मिलेंगे, नहीं। पूरे श्रावण महादेव के नाम से है, पूरा श्रावण महादेव का है। इसलिए किसी भी दिन उनकी पूजा करें। और इस दिन बाबा गरीबनाथ के लिए खास होती है कि हर सावन में 4 सोमवारी पर हर सोमवारी को अलग अलग चीज़ों से बाबा का श्रृंगार। आज महादेव को 11 कुंटल चावल से श्रृंगार होगा। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुबह सड़क किनारे खड़ी एक डबल डेकर बस को एक अन्य तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी है। इस हादसे में कम से कम 8 यात्रियों की मृत्यु हो गई है, जबकि करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने घायल यात्रियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायलों में बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरनगर के 12 से अधिक यात्री शामिल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। टक्कर मारने वाली बस के चालक और परिचालक दोनों फरार है। मृतक की संख्या बढ़ भी सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह को अमल करने में जुटे हैं। उन्होंने फिटनेस पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया था, तो वहीं अब आरजेडी के ट्विटर हैंडल से सोमवार को एक और वीडियो शेयर किया गया, जिसमें वो एक बार फिर से कसरत करते दिख रहे हैं। वीडियो में तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव की पुरानी जीप को धक्का दे रहे हैं, जीप को हाथ से आगे पीछे कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दिया गया है। तुझे रुकना नहीं, तुझे झुकना नहीं, तेरी है जमी तू बढ़ता चल, तारों के साथ पकड़ता चल, तू एक है प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल, ये रात गई वो सुबह नहीं, डटे रहो राहों में मंजिल मिल ही जाएंगी, हालात कितने भी विषम हो अधीर न बनो। इसके पहले क्रिकेट खेलते हुए अपना वीडियो भी शेयर करते हुए तेजस्वी ने लिखा था, जिंदगी हो या खेल का मैदान, हमेशा जीतने के लिए खेलना चाहिए। इन दिनों पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन जारी है। आपको बता दें कि ग्रेजुएशन की यानी यूजीपी रेगुलर और वोकेशनल कोर्स एग्जामिनेशन हो रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर 2 वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो नालंदा का बताया जा रहा है, दूसरा वीडियो दानापुर नेवरा का। आपको बता दें कि एक और जहां बच्चे ज़मीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एग्जामिनेशन सेंटर पर बिजली की व्यवस्था न होने पर बच्चे मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर परीक्षा दे रहे हैं। इन दोनों वीडियो को लेकर हमारे संवाददाता प्रेमराज ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर महेश मंडल से मिलकर इसकी सत्यता के बारे में बात की। पाटलिपुत्रा का लगातार जो यूनिवर्सिटी है और तमाम जो एग्जामिनेशन हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम जल्द से जल्द तमाम एग्जामिनेशन को ख़त्म करें और जो मेरा कोर्स है उसको जल्द से जल्द मतलब सेशन लेट ना होने दें। पर इसी बीच जब पार्ट 2 और पार्ट 1 का एग्जामिनेशन चल रहा है तो कई जगह के सेंटर का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें नालंदा का या दानापुर नेवरा का वीडियो है। इसी को लेकर हमारे साथ एग्जामिनेशन कंट्रोलर है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के, उनसे जानेंगे। सर, लगातार जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। जब हमें वीडियो के संबंध में हमारे संज्ञान में आया तो मैंने तुरंत उस पर एक्शन लिया और मैंने एक कमेटी गठित किया है कि जो सेंटर पर जाकर उनको देखें कि क्या रिपोर्ट हमको दें कि वास्तविकता क्या है। वायरल में कोई, जैसे कल दैनिक भास्कर मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि वीडियो की प्रामाणिकता की मैं अथी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने टीम को भेज रहा हूँ। एक कमेटी इंक्वायरी कमेटी बना दिया गया है, वो जहाँ जहाँ का वायरल का न्यूज आ रहा है मैं उसको जांच करा कर रिपोर्ट आएगा तो मैं आपको इसका आगे का डिटेल बताऊँगा। क्या लगता है सर, आप भी तमाम मीडिया के संस्थानों से खबर सुन रहे हैं, आप तक पहुंचा रहा है लोग, तो क्या लग रहा है कि ये क्या सही में क्या है कि बच्चे जो हैं वो एडमिट कार्ड तक दिखा रहे हैं और उतना ही नहीं, बच्चे दरी पर बैठे हुए हैं, फ्लैश लाइट जला रहे हैं? तो वो तो अब हम यहाँ हैं, हम तो परीक्षा संचालित कर रहे हैं, हम तो यहाँ बैठकर टोटल परीक्षा को संचालित कर रहे हैं। मैं फील्ड में नहीं जा पा रहा हूँ।
मेरी टीम जा रही है, मैंने जो इंक्वायरी कमेटी गठित किया गया है वो, और मेरे ऑनरेबल वाइस चांसलर आज खुद स्वयं सेंटर टू सेंटर विजिट कर रहे हैं। वो खुद अपने से जाकर सेंटर को देख रहे हैं कि क्या वस्तु स्थिति क्या है। अगर कहीं कुछ परीक्षा के संचालन के दरमियान अगर कुछ कमी बेस होता है, क्योंकि बच्चे 2 लाख बच्चे हमारे अपीयर हो रहे हैं, तो हो सकता है, ये नहीं हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी इंक्वायरी कमेटी ऑनरेबल वाइस चांसलर आज फुल फील्ड में है। मान लिया ये वीडियो सत्यता पाई जाती है, ऐसा हालात है, तो हम लोग सर उचित कार्रवाई करेंगे। जो हमारे जहाँ पर इस तरह की गलतियाँ पाई जाएगी, मैं उस पर जितना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उस पर कहीं कोई हम लोग उसमें समझौता करने की बात नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। परीक्षा की जो ये है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, लेकिन सेशन को रेगुलर करेंगे, क्योंकि सेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। अगर कहीं से कोई गलतियां पाई जाएगी तो जितना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। वो सख्त से हम लोग इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। तो साफ तौर पर सुन सकते हैं सर का कहना है कि जहां तक सत्यता पाई जाएगी कार्रवाई होगी। कैमरामैन मदन के साथ मैं प्रेमराज, प्लस न्यूज, पटना। देश में कोरोना ने फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। बिहार में भी कोरोना का कहर फिर से एक बार रफ्तार पकड़ने लगा है। कोविड को लेकर गिरजा हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राजीव रंजन चौधरी ने आम जनता को एक जागरूकता भरा मैसेज दिए हैं और खाने पीने पर विशेष ध्यान रखने को भी कहा गया है। पेश एक रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि हर व्यक्ति के मोबाइल में मैसेज आ रहा है बूस्टर डोज का, लेकिन इसके प्रति जागरूकता नहीं दिख रही है। देखिए, हम लोग का टीकाकरण के लिए और उसको इन्हेंस करना चाह रहे हैं, तो हम लोग थर्सडे एंड सैटरडे को महा अभियान के तौर पे ले रहे हैं और अपने क्षेत्र में हम लोग जितनी भी ANM हैं उनको स्कूल और डिफरेंट प्लेसेस में भेज रहे हैं ताकि वो फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज ले सकें। गवर्नमेंट की ओर से भी गाइडलाइन आया है कि अब 9 मंथ की जगह 6 मंथ उसको कर दिया गया है। तो हम लोग उनको प्रचार से भी समझा रहे हैं कि भाई अब 6 मंथ हो गया, इसलिए आप बूस्टर डोज ले लीजिए। ठीक है, हम उससे नहीं प्रिकॉशन कर सकते, लेकिन डेथ को हम लोग सेव कर सकते हैं। और बूस्टर डोज लेने से या टीकाकरण ले लेने से, कंप्लीट लेने से जो कोरोना है वो ज़्यादा हद तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाता है, वो डाउनवर्ड नहीं हो पाता है और उसके कारण पेशेंट का जो मोर्टेलिटी रेट है वो घट जाता है। और हमारी यही है मंशा कि पेशेंट की मोर्टेलिटी ना हो। और एक बहुत जरूरी चीज है, वो है आपकी मास्क। इस कोरोना को बचाने के लिए ऐसे भी कोई भी डिजीज जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से इन्फेक्शन है, उसको बचाने के लिए अगर हर एक आदमी मास्क पहन के बात करे, सिर्फ वही इस्तेमाल करे, तो हम समझते हैं कि 90% लोग जो है सेव हो सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर एक बैठक सासाराम सिविल कोर्ट परिसर में किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव छेदीराम की मौजूदगी में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया। चर्चा के साथ सहमति बनाई गई। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव छेदीराम ने बताया कि आगामी 13 अगस्त को सासाराम में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय अन्य वादों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें बिजली, टेलीफोन, बैंकिंग मामलों को निपटाया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन 13/8/2022 को करना है, जिसको लेकर आज MV क्लेम के सारे अधिवक्ता एवं इंश्योरेंस के लॉयर लोगों को बुलाया गया, जिसमें सभी लोगों को यह निर्देश दिया गया कि आप लोग अधिक से अधिक दवा निर्धारण का केस का सुलह के आधार पर समाप्त करें और वादकारियों को त्वरित न्याय दिलाकर उसको लाभ पहुँचाएं। पटना के राजा बाजार शेखपुरा में अक्सा एम्बिएशन हॉस्पिटल का उद्घाटन पद्मश्री डॉक्टर CP ठाकुर ने फीता काटकर किया है। इस मौके पर सेक्रेटरी और बिहार ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर LV सिंह, हॉस्पिटल के डायरेक्टर अभिनंदन कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता रतन सिन्हा ने पद्मश्री CP ठाकुर का स्वागत किया है। अस्पताल के महिला कर्मी के द्वारा अतिथि का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर CP ठाकुर ने पूरे अस्पताल परिसर में घूमकर व्यवस्था का जानकारी लिए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर CP ठाकुर, डॉक्टर LV सिंह, डॉक्टर अभिनंदन ने मीडिया को संबोधित भी किया।
का अस्पताल की बहुत आवश्यकता है बिहार में, और पटना में भी और भी ज़्यादा। आप जिस अस्पताल में पटना में जाइएगा, पहले एक पटना मेडिकल कॉलेज था, उसको भी बड़ा किया गया, तभी भीड़ बहुत रहने लगी। दूसरा पूर्वी हॉस्पिटल खुल गया, नालंदा मेडिकल कॉलेज खुल गया, और तभी भीड़ वहीं के वहीं है सभी अस्पताल में। इसलिए यहाँ नया अस्पताल खुला है, तो अच्छा है, पेशेंट यहाँ भी आएगा। लेकिन जब अस्पताल में पेशेंट जाने के लिए हर एक आदमी पूछता है कि भाई कैसा है अस्पताल, तो जो एक बार गया वहाँ कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, हम बीमार थे, हम वहाँ गए, अब बीमारी छूट गई, और उसके बाद तब धीरे धीरे आदमी बढ़ने लगता है। इसलिए अस्पताल में खोलने के साथ साथ उसमें उत्कृष्टता रखनी है, वो अस्पताल बढ़िया होना चाहिए, एकदम बढ़िया होगा, चल जाएगा। और धीरे धीरे होगा कि अस्पताल, जवान लोगों का अस्पताल, फिर बूढ़े लोगों का अस्पताल अलग आजकल हो गया है, बच्चा लोगों के लिए अलग अस्पताल हो गया है, महिला लोगों के लिए अलग अस्पताल है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाता है अस्पताल के मालिक ये सब चीज़ उसमें खोलते जाते हैं, क्योंकि आवश्यकता सबको है। बच्चा को भी डॉक्टर की आवश्यकता है, नौजवान को भी डॉक्टर की आवश्यकता है, मर्द को भी है, औरत को भी है, बूढ़ा को भी है। बूढ़ा का ग्वालियर अस्पताल चाहिए। जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट जो है फॉरेन में दिखेगा कि बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है, जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट है, और उसमें बूढ़े लोग हैं भर्ती होते हैं, बहुत दिन रहते हैं उसमें, सब बढ़िया है। अभी हम लोग के यहाँ जीरियाट्रिक वाला शुरू नहीं है, कहीं नहीं देखते हैं कि अलग से कोई जीरियाट्रिक हॉस्पिटल है। इस कार्यक्रम में आने के लिए सभी मीडिया भाइयों एवं बहनों एवं को जन स्वास्थ्य और इस संस्था, इस अस्पताल की तरफ से नमस्कार। ये अस्पताल संस्था जो डॉक्टर साहब ने जो खोले हैं, इनके हम लोग बहुत जो है कि आभार प्रकट करते हैं, इसलिए कि पटना में जो है अस्पताल कितना भी खुल जाएगा तो कम ही पड़ रहा है। IGMS हो, एम्स हो, प्लस PMCH हो, ये सबसे बराबर दिन भर में 20-25 को 50 को खून आता ही रहता है। सभी जगह हॉस्पिटल में जाएंगे, सभी जगह नंबर दिया हुआ है मेरा, सब जगह हॉस्पिटल में नंबर मिलेगा, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब जगह से। प्राइवेट से तो ज़्यादा फ़ोन आता है बिलिंग के लेकर के, और सरकारी से फ़ोन आता है एडमिट कराने को लेकर, बहुत जगह। तो अस्पताल का तो आवश्यकता बिहार में है ही, और मैं ख़ास तौर पे इस अस्पताल का निर्देशक और डायरेक्टर डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम आप इतना अच्छा फैसिलिटी और सुविधा दिए हैं, तो कम से कम प्रत्येक संडे के गरीब मरीज को जो है कम से कम आप फ्री में चेकअप कीजिएगा। ऑपरेशन हो या OPD हो, प्रत्येक संडे के संडे फ्री में चेकअप कीजिए। उस तरफ के गरीब मरीज हो उसको थोड़ा सा अपना से दवा दे करके भी उसको हेल्प करने का कोशिश कीजिए। ये चलते हॉस्पिटल बहुत है, और इसमें जो है कि आर्थिक स्थिति भी बहुत लोग को उतना अच्छा नहीं रहता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में सभी लोग इलाज करा सकते हैं। इसके लेकर के वीकली में एक दिन आप जो है कि गरीब मरीज के लिए सेवा दीजिए, उसमें मुफ्त में ऑपरेशन कीजिए, और जहाँ तक होता है वहाँ तक आप लोग के सहयोग हम लोग भी करेंगे। आज के डेट में हॉस्पिटल में सबसे बड़ी दिक्कत मानवता के हो गया है। आदमी को ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए कि एक आदमी वैसे ही कष्ट में रहता है, उनको अपनापन फील होना चाहिए। और यहाँ पर आज के डेट में अननेसेसरी का जो है जांच लिखा जाता है, जो कि यहाँ पर हो सके तो उस सब चीज़ का प्रतिबंध है, मतलब जो ज़रूरत है सिर्फ उतना ही किया जाए, और पहले इलाज देखा जाए, न कि पहले रुपया देखा जाए, पहले इलाज देखा जाए, उसके बाद जो भी आता है एडमिशन की बात आती है। और जहाँ तक हो सके कोशिश किया जाए कि मुफ्त का भी मेडिसिन कुछ रविवार और कुछ रविवार को जांच और मेडिसिन की भी व्यवस्था किया जाएगा, ताकि गरीब लोगों को। मोदी हटाओ देश बचाओ का आवाज़ गूंजा पटना के गांधी मैदान में। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, GST को लेकर युवा जाप नेता पुरुषोत्तम कुमार व पूर्व प्रत्याशी बख्तियारपुर विधानसभा बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में युवाओं के बीच अपनी बात रखते हुए मोदी हटाओ देश के किसान, नौजवानों, युवा का सम्मान बचाओ। वाला हम लोग 120 हैं, 26 वाले को खदेड़ देंगे, ये 24 वाले
गृह मंत्री उन्हीं का, प्रधानमंत्री उन्हीं का, बीसीसीआई का सेक्रेटरी उन्हीं का, अडानी और अंबानी और गुजरात का है ना हो, तो यह गुजरात के भगाने के लिए बिहार और यूपी वाला को एक होना पड़ेगा। आशीष रंजन जो एक सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं और इन्होंने इस साल अपनी स्कूल में 12वीं की परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न और अपने स्कूल में तीसरा स्थान हासिल किया है। आशीष रंजन ने यह मीडिया के सामने ये बातें कही और कहा कि मेरा लक्ष्य है यूपीएससी की परीक्षा में सफल होना और अपने माता पिता, परिवार और ख़ासतौर पर बिहार का नाम रोशन करना। आशीष रंजन की तरह हर छात्र मेहनत करे तो भविष्य में और भी छात्र और छात्राएँ अधिक से अधिक नंबर से सफल होंगे और अपने माता पिता के सपना को पूरा करेंगे। पेश एक रिपोर्ट। तीसरे रैंक पर ये आए हैं, इनसे बात करते हैं, सारे मामलों को विस्तार से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशीष रंजन। अच्छा, स्कूल में कौन से स्कूल पढ़ते हैं आप? सेंट कैरेंस हाई स्कूल, गोला रोड। अच्छा, तो जैसे कि आपका जो 3rd नंबर आया है, तो आपने अपने मेहनत के बारे में थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। वो देखिए, ऐसा नहीं है कि दिन भर बस पढ़ते रहना है, क्योंकि बहुत चीज़ें स्मार्टली किया जाता है और खासकर साइंस वाले फील्ड में ऐसा है कि कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो बहुत सारा काम निकल जाता है। ऐसा भी नहीं है कि दिन भर बस कॉपी लिया और क्वेश्चन बनाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। बस कॉन्सेप्ट पता हो तो बहुत सारा नए नए क्वेश्चंस अपने आप दिमाग से ही बन सकते हैं। तो जैसे कि आप जो है कोचिंग वगैरह भी क्लास करते थे क्या? हाँ, क्लास वगैरह करता था, बट ज़्यादातर सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करता था। सेल्फ स्टडी घर पे ही करते थे अपना। जैसे कि कुछ ऐसा ट्रिक बताइए दर्शकों को कि जैसे मैट्रिक में आने वाले जो भविष्य में है लोग भी सफल हों आप ही की तरह। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें और ट्यूशन वगैरह पे भी रखें, और जो कमज़ोर करिए अपना उसका जैसे एक निकाल के रखिए कि क्या क्या कमज़ोर है और क्या नहीं है, और उसका चेकलिस्ट बना के उसको रूटीन वाइज बनाते जाएं तो सब कुछ हो जाएगा। यानी टाइम टेबल एक फिक्स कर लें और उसी के अनुसार आप पढ़ाई पे अपना ध्यान लगाएं, केंद्रित करें, है ना? और खासकर जो वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्क्स वहीं पे कम हो सकता है। आप मेन आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है वहाँ तो आप मार्क्स उठा ही लोगे, लेकिन वीक पॉइंट पे आपका मार्क्स कट सकता है, तो आपको वहीं पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने आईएससी पास किया है, 3rd डिवीजन आपको आया है, मतलब 3rd रैंक आपको आया है, फर्स्ट डिवीजन है, और स्कूल में काफ़ी आपका एक मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे आपने क्या सोचा भविष्य में करने के लिए? मैंने तो मेनली मुझे करना है यूपीएससी जी, और वैसे तो यूपीएससी करना, पर अभी मैं इंजीनियरिंग के ही रास्ते जाना चाहूँगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत बात की बात होती है। तो क्योंकि एक तरह से यूपीएससी भी बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, तो उसको ही क्रैक करना मुश्किल ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? आशीष रंजन। आशीष रंजन। प्रवक्ता श्री राजीव रंजन सर हमारे बीच मौजूद हैं। इन्हीं के बच्चे जो हैं आशीष रंजन, 3rd रैंक इनको आया है पूरे स्कूल में और 1st डिवीजन ये किए हैं। इसी संबंध में जानते हैं कि गार्जियन की इसमें कितनी मेहनत लगी। हाँ सर, जो बच्चे आपके जो स्कूल में 1st डिवीजन किए हैं और पूरे स्कूल भर में 3rd रैंक इनका है, इस पर आपका क्या कहना है? ये बच्चा काफ़ी मेहनत किया था और बच्चा को हमने एक अच्छे संस्कार देने का कोशिश किया और उस संस्कार के चलते बच्चा में डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि अब हम लोग तो बिहार बोर्ड से पढ़ करके जैसे तैसे ग्रेजुएशन कर करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर जाए। तो ये हर माँ बाप का सपना होता है। अगर कहीं न कहीं ये अगर पूरे स्कूल में 3rd रैंक लाए हैं, तीसरे नंबर लाए हैं, तो थोड़ा-सा चूक रह गई इनकी, क्योंकि इनका जो जब एग्ज़ाम चल रहा था उस समय इनको काफ़ी बुखार था, डेंगू हो चुका था। 3 सब्जेक्ट में इनको डेंगू में बुखार में जाकर के एग्ज़ामिनेशन देना पड़ा। चलिए ठीक है, उसके बावजूद भी इन्होंने संघर्ष कर के तीसरे स्थान पर और रैंक लाने का काम किया है। बहुत शुभकामना है मेरे तरफ से। सर, जैसे आशीष रंजन का आगे का जो मतलब कि एम है, लक्ष्य है यूपीएससी क्लियर करना, इसमें आपका कितना योगदान रहेगा एज ए गार्जियन, एज ए पिता के तौर पर? एज ए पिता के तौर पर मेरा जितना क्षमता होगा उससे ज़्यादा मैं इनको मदद करूँगा और चाहूँगा कि ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे बीच आशीष रंजन हैं, संत कैरेंस स्कूल में ये पढ़ते हैं, वहाँ के विद्यार्थी हैं, रह चुके हैं, और ये 3rd इनका रैंक आया है पूरे स्कूल भर में, और ये पटना वासियों को एक संदेश दिए हैं कि ज़्यादा जो है वीक जो सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस करिए, और जो है एक अलग आपको मार्गदर्शन मिलेगा पढ़ने का और आगे प्रोत्साहित होने का। कैमरा पर्सन बिट्टू राज के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज़ पटना। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं को कथित अश्लील वीडियो दिखाना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। यह गंभीर आरोप लगा। ग्रामीणों ने आरोपित शिक्षक की जमकर धुनाई की। शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। शिक्षा विभाग के
अधिकारी तक मामला पहुंच गया है। सोमवार को विभागीय अधिकारी मामले की जांच करेंगे। दोषी पाए जाने पर आरोपित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। मधुबनी के अभिकर्ता के सामने विकास कार्य करने में आ रही कठिनाई पर संघ के मधुबनी जिला संयोजक शशि कुमार ने संवाददाता के सामने कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करते हुए बताया कि सरकार के गलत नीति के कारण छोटे और मंझोले अभिकर्ता के सामने भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। खासकर ग्रामीण कार्य विभाग के अभिकर्ता विभागीय असहयोग के कारण परेशान है। कल तक हम लोग सरकार के कार्यों को समय के साथ गुणवत्तापूर्ण संपन्न कर सरकार को इज्जत और नाम कमाने का अवसर प्रदान करते रहे, लेकिन आज वही सरकार छोटे और मंझोले अभिकर्ता के साथ भेदभाव कर रही है। कुछ बता रहे थे। हाँ, बिलो टेंडर आज से कुछ वर्ष पहले, एक आध वर्ष पहले मात्र आप 10% बिलो तक जा सकते थे और वह मोटा मोटी ठीक था, क्योंकि कंट्रैक्टर प्रॉफिट 10% ही दिया जाता है। तो जो 5% या 10% बिलो तक जाता था तो लगता था कि अपना हम प्रॉफिट छोड़ दिए, लेकिन चलो काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्या सरकार अभी क्या कर दिए हैं कि 99% बिलो, अनलिमिटेड बिलो आप जा सकते हैं, जिसके कारण जो है काम तो लोग बिलो में ले लेता है, लेकिन काम हो नहीं पाता है। और यह ठेकेदार का एक अंदरूनी मानसिकता है जो छोटे छोटे ठेकेदार को रोड पे लाके खड़ा कर दे और बड़े बड़े ठेकेदार को, उसके बाद बड़े बड़े ठेकेदार को काम दिया जाए और छोटे जो है बेरोजगार होकर के आत्महत्या कर ले, भूखमरी से मरे। यही सब उनकी मानसिकता बन चुकी। बिलो टेंडर, अगर बिलो टेंडर पर कोई काम करेगा तो काम की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा ना? आज की गुणवत्ता पे भी असर पड़ती है, जिसका अभी हमारे एक ठेकेदार माननीय उच्च न्यायालय में केस अभी भी दायर किए हैं। जो ये जो है सो बिलो टेंडर पे काम की गुणवत्ता पे भी असर पड़ता है। मधुबनी के लौखा थाना क्षेत्र के ब्रह्मोत्रा गांव में ससुराल वालों के विरुद्ध आरोप है कि बहू को जहर देकर उन लोगों ने मौत की नींद सुला दी। मृतका की शादी पिछले 4 साल पहले ब्रह्मोत्रा गांव के श्रवण कुमार दास के साथ हुई थी। बताते चले कि मृतका के भाई ने बताया कि जब से उसकी बहन की शादी श्रवण कुमार दास से हुई, कुछ दिन बाद से ही बहन के साथ ससुराल वालों ने अक्सर मारपीट शुरू कर दी। आप ही लेके आए हैं, इसके बारे में कुछ बतलाइए। कौन थाना से आप आए हैं? लौका थाना के चौकीदार हैं। आपका नाम? पवन कुमार पासवान। रात में ही हो गया सारे। FIR किए थे? आपको कब पता चला कि ये? कल हमको 10 बजे बताया, ये नहीं बताया। मेरा जो ससुराल है ना, वही बड़मत्तर का एक आदमी है, वो मेरे ससुर को बताया, वो मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, आप लोग जाइए। अच्छा। फिर ये बाद में बताया हमको 2-3 घंटा बाद। तो इनको हॉस्पिटल ले गए थे वो लोग? हाँ, हॉस्पिटल ले गए या नहीं ले गए सर, हमको कल लाश मिला ही नहीं। शाम को ये बताया कि आपको पेशेंट डेट करके आके मुंह देख लो। कौन बताया? ये मेरा मेहमान को भाई जो है ना, वही। इस पर थाना में कंप्लेन किए, केस उस किए हैं? हाँ सर, रात को ही किए। कौन थाना पर? लौका थाना। वही भेजा है यहाँ? हाँ, वही ट्रांसपोर्ट किया। रात ही आए हम लोग यहाँ। 3 अगस्त को यूपीएससी हिंदी माध्यम का बैच परफेक्शन IAS में प्रारंभ होने जा रहा है। संस्थान के असिस्टेंट डायरेक्टर चंदन प्रिय ने प्लस न्यूज से बातचीत के दौरान बताया है, उन्होंने कहा है कि प्री मेंस इंटरव्यू के अलावा ऑप्शनल पेपर की भी तैयारी करवाई जाएगी। हिंदी मीडियम के छात्र और छात्राओं के लिए IAS इंटेंट मैगजीन भी लॉन्च हुई, जिससे तैयारी करने वाले छात्र और छात्राओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, एक बहुत विशेष जानकारी मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ सभी छात्रों के लिए कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि BPSC के एग्ज़ाम के लिए मेंस की मैगज़ीन कोई हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि मेंस क्या होता है कि मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए तो आपको कई सारे मैगज़ीन मिल जाएंगे, बट मेंस के अंदर क्या होता है कि कैसे आंसर्स लिखना है। इनफैक्ट हर एडिटोरियल के अंदर हम ये आपको बताएंगे कि इस पॉइंट का यूज़ आपको कहाँ करना है, कौन से पेपर, कौन से GS1 के किस सेक्शन के अंदर करना है, कौन से टॉपिक के अंदर करना है। क्योंकि देखिए, सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है छात्रों के लिए वो होता है मेंस। तो मेंस के लिए हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है, मेंस के लिए अलग से मेहनत कर रही है, और हम लोग ऐसे चीज़ों को लेकर आ रहे हैं कि जिससे कि निश्चित रूप से उनका वैल्यू एडिशन होगा, उनके मार्क्स बढ़ेंगे और वो सफलता की ओर जाएंगे।
3 अगस्त से, जैसा कि आपने बताया कि 3 अगस्त से हम लोग यूपीएससी हिंदी माध्यम का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारे सेक्शन को देखेंगे, एज वेल एज इसके अलावा हम लोग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके लिए भी, उसकी भी प्रिपरेशन कराएंगे। आपको मैं बता दूं कि इसके लिए हम लोग एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ हम लोग रिसेंट में आपको पता होगा, जैसा कि ये आईएएस इंटेंट हमारी एक मैगज़ीन लॉन्च हुई है ना। ये आईएएस इंटेंट जो कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, इसके अंदर हम लोग पूरा कंप्लीट कवरेज जो यूपीएससी के लिए चाहिए, जो भी डिमांड्स है वो सारा डिमांड हम लोग, जो भी करंट इश्यूज़ हैं वो सारे करंट इश्यूज़ हम लोग स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो यही है, और मैं यही छात्रों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग लगातार लगे रहें, मेहनत करते रहें और निश्चित रूप से सफलता को अर्जित करें। मेरा नाम चंदन प्रिय हुआ और यहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ और जो भी क्लासेस वगैरह होती है वो देखता हूँ। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।